हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये अगला पार्ट होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स आप क्या है कि अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोगों ने पुराने वाले क्लासेस को नहीं देखे हैं, यानी कल परसों और इससे पहले वाले जो क्लासेस नहीं देखे हैं, तो वो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप जा करके प्ले लिस्ट से पूरे लेक्चर्स को एक तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मानव जनन में नर जनन तंत्र चल रहा था, ठीक है। नर जनन तंत्र में मैंने बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसको कितने भागों में बांटा गया था। तो इसको 3 भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था, ठीक है। कौन कौन सा, तो मैंने बताया था मुख्य या प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा क्या था द्वितीयक या फिर सहायक लैंगिक अंग, और तीसरा क्या था बाह्य लैंगिक अंग। इसके तीनों भागों के बारे में मैंने क्या किया था, ऐसे ही उसका फ्लो चार्ट बना करके मैंने बताया था आप लोगों को। आज मैं क्या करूँगा कि जो दूसरा उसका पार्ट होगा, यानी द्वितीयक लैंगिक अंग या फिर जो सहायक लैंगिक अंग होगा, उसका क्या करते हैं डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो है कि फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं हेडिंग बना दूँगा, आप लोग भी बनाइए, सहायक लैंगिक अंग। हेडिंग क्या बनाएंगे, सहायक लैंगिक अंग, या फिर इसी को क्या कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, या फिर क्या कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और क्लासेस के बीच बीच में कभी कभी मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, बट आप लोग उसका जो कि रिप्लाई नहीं देखते हैं, पता नहीं लेक्चर देख पाते कि नहीं देखते हैं। यदि आप लोग पूरा लेक्चर देखते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा रहा है तो उसे जो है कि कमेंट बॉक्स में मैं लिख करके बताएं, जिससे हमें लगेगा कि हाँ आप लोग जो है कि तैयारी कर रहे हैं। यदि आप सबको नहीं समझ में आता तो आप उसे जो है कि ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं कोई भी टॉपिक। तो हेडिंग आप लोग भी बना लेंगे, क्या चाहिए, सहायक लैंगिक अंग, या फिर इसको क्या कहते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कशन करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि लैंगिक जो सहायक लैंगिक अंग होता है ये क्या होता है, और या फिर द्वितीयक लैंगिक जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो होता है इसको बेसिकली 2 भागों में हम बांट देते हैं। पहले कितने भाग में बांट देंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। एक पहला क्या हो जाएगा, सहायक ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहायक ग्रंथि हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा सहायक नलिका हो जाएगा, ठीक है। ये मैं पिछले वाले क्लासेस में भी बता चुका हूँ और इसका मैं आज क्या करूँगा, डिटेल बताने वाला। तो हालांकि ये तो पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन ये सहायक ग्रंथि मैं पूरा करके ही जाऊँगा, क्योंकि सहायक ग्रंथि में 3 टॉपिक हमें पढ़ना है। कौन कौन सा, तो सहायक जो ग्रंथि होती है इसमें 3 प्रकार की ग्रंथि आती है। कौन कौन सा ग्रंथि आती है, तो पहला क्या आता है, पुरोस्त ग्रंथि होता है, फिर शुक्राशय होता है, और क्या होता है आपका और आपका जो हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, और काउपर की ग्रंथि। ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ इसमें देखने को मिलता है। तो इन तीनों ग्रंथियों के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल्स पढ़ रहा है। तो हेडिंग इसमें क्या हो जाएगा, शुक्राशय, पुरोस्त और कापर की ग्रंथि। यानी इसमें जो होता है सहायक ग्रंथि जो होता है इसमें 3 प्रकार की ग्रंथि पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला क्या हो जाएगा, शुक्राशय, दूसरा क्या हो जाएगा, पुरोस्त ग्रंथि, और तीसरा क्या हो जाएगा, काउपर की ग्रंथि। इन तीनों के बारे में आज हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से समझाने वाले, पूरा डिटेल्स इन तीनों का बताएंगे कि शुक्राशय ग्रंथि क्या होती है और पुरोस्त ग्रंथि क्या होता है, फिर और काउपर ग्रंथि क्या होता है। इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले। और इसमें जो होते हैं ये तो अलग चीज़ है कि वृषण क्या मतलब अधिवृषण क्या है, और इसमें जो कि शुक्रवाहिनी क्या होता है, शुक्रवाहिका क्या होता है, ये सारा चीज़ के अंतर्गत अभी हम पढ़ाएंगे। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि सहायक ग्रंथि में सबसे पहले आप हेडिंग क्या बनाएंगे, सहायक ग्रंथि में हेडिंग बनाएंगे आप लोग शुक्राशय, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए सभी लोग, शुक्राशय। और शुक्राशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सेमिनल वेसिकल्स। तो हेडिंग क्या बनाएंगे, सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय। हेलो,
अरे कोचिंग में ही बाद में बात करते हैं, क्लास कर रहे हैं। क्या हेडिंग हो जाएगा? शुक्राशय, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट ये हेडिंग बना लीजिए, सेमिनल वेसिकल्स या फिर शुक्राशय। शुक्राशय आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए। अब शुक्राशय का हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट करके आप सबको पूरा डिटेल्स का बताने वाले, तो दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके, माइंड कंसंट्रेट करके आप लोग सुनिए इसको। तो देखिए, सेमिनल वेसिकल्स यानी जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय जो होता है ये पुरुषों में कितना पाया जाता है, यानी कितने जोड़ी पाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो होता है शुक्राशय जो होता है एक जोड़ी क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। शुक्राशय जो होता है ये कितना होता है? तो शुक्राशय जो होता है ये एक जोड़ी पाया जाता है। कितना पाया? तो ये एक जोड़ी पाया जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब ये एक जोड़ी में पाया जाएगी तो इसकी संख्या कितनी होगी? तो शुक्राशय जो होता है ये एक जोड़ी पाए जाते हैं और संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो पहला पॉइंट यही हो जाएगा, यह जो होता है शुक्राशय, आप लोग लिखते चलिएगा, शुक्राशय एक जोड़ी पाया जाता है तथा संख्या में कितने? तथा संख्या में 2 होते हैं। तथा संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। अब शुक्राशय से ही क्या होता है? तो शुक्राशय से एक प्रकार की क्या होता है? वाहिनी का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो शुक्राशय से क्या होता है? तो शुक्राशय से पुरुषों में शुक्रवाहिनी का निर्माण होता है। तो शुक्राशय से पुरुषों में शुक्रवाहिनी का क्या होता है? तो शुक्राशय से पुरुषों में शुक्रवाहिनी का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब ये हुआ कि जो शुक्राशय होता है ये पुरुषों में एक जोड़ी पाया जाता है, अर्थात संख्या में कितने होते हैं? तो अर्थात संख्या में 2 होते हैं। और ये शुक्राशय से ही किसका निर्माण होता है? तो शुक्राशय से ही शुक्रवाहिनी का क्या होता है? तो पुरुषों में शुक्रवाहिनी का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? शुक्राशय ही करता है। तो अगली पॉइंट क्या लिखेंगे कि शुक्राशय पुरुषों में क्या करता है? तो शुक्राशय पुरुषों में शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। तो यहाँ लिख दूं मैं, शुक्राशय पुरुषों में क्या करता है? तो शुक्राशय पुरुषों में शुक्रवाहिनी का क्या करता है? तो शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ये 2 पॉइंट आप सभी को समझ में आया कि नहीं? एक तो शुक्राशय जो हेडिंग है इसमें अब तक मैंने सिर्फ 2 पॉइंट इसके बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या समझे आप लोगों ने? सबसे पहला पॉइंट समझा कि जो शुक्राशय होता है यह पुरुषों में एक जोड़ी पाया जाता है, अर्थात संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आपने समझा वो क्या है? शुक्राशय जो होता है ये पुरुषों में किस चीज़ का निर्माण करता है? तो शुक्रवाहिनी का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो इसमें तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा, शुक्राशय जो होता है ये क्या करता है? शुक्राशय में सेमिनल फ्लूइड पदार्थ पाया जाता है। यानी शुक्राशय में क्या पाया जाता है? एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। तो शुक्राशय में सेमिनल फ्लूइड पदार्थ पाया जाता है। यानी इसमें एक तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, पदार्थ पाया जाता है। 3 बातें समझ में आया। शुक्राशय में बताइए कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो शुक्राशय में बताइए सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड क्या होता है? पदार्थ पाया जाता है। और ये जो होता है वीर्य का 60 से 70% भाग पाया जाता है। यानी ये वीर्य का कितना % भाग होता है? तो यह जो होता है ये वीर्य का 60 से 70% भाग होता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट इसमें क्या लिख देंगे कि यह वीर्य का कितना 60 से 70% क्या होता है? भाग होता है। किसका? वीर आगे मैं बताऊंगा अभी वीर क्या होता है। तो वीर जो होता है ये क्या होता है? ये 60 से 70% क्या होता है? वीर का भाग होता है। तो ये 4 लाइनें आप सबको समझ में आ गया। पहला क्या है? शुक्राशय जो होता है एक जोड़ी पाया जाता है तथा संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और शुक्राशय जो होता है पुरुषों में किसका निर्माण करते हैं? शुक्राशय पुरुषों में जो होता है शुक्रवाहिनी का क्या करता है? निर्माण करता है। शुक्राशय में सेमिनल फ्लूइड नामक पदार्थ पाया जाता है। यह वीर का कितना % भाग होता है? तो वीर का 60 से 70% क्या होता है? तो वीर का जो होता है ये 60 से 70% क्या होता है? भाग होता है, ठीक है। यह क्या होता है? ये किस प्रकृति का होता है? ये जो होता है इसकी अगर बात करें तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये किस प्रकृति का होता है? यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है।
तो बातें सभी को समझ में आ गया। तो ये बताइए शुक्राशय में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, तो उसमें जो होता है सेमिनल फ्लूइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तो इसमें जो होता है सेमिनल फ्लूइड पाया जाता है। जो क्या होता है, तो जो वीर का 60 से 70% क्या होता है, भाग होता है। ये कैसा, इसका प्रकृति कैसा होता है, ये इसका जो प्रकृति होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, तो ये जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, लसलसा और चिपचिपा होता है। ये कैसा होता है, तो ये लसलसा और चिपचिपा होता है। तो यह जो होता है यह लसलसा एवं चिपचिपा होता है। तो ये कैसा होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति के साथ साथ क्या होता है, तो ये लसलसा भी होता है और इसमें क्या होता है, ये चिपचिपा। लसलसा चिपचिपा के क्या पाया जाता है, इसमें गुड़ पाया जाता है। तो ये कैसा होता है, तो ये लसलसा और ये चिपचिपा होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शुक्राशय के बीच में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, शुक्राणु के ईंधन में क्या करते हैं, सहायता। कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो शुक्राणु के ईंधन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अब कह सकते हैं इसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो इसका पीएच मान जो होता है वो 7.3 होता है। कितना होता है, तो इसका पीएच मान 7 कितना होता है, 3 होता है। तो ये चूँकि अब जानते हैं कि क्षारीय प्रकृति का मतलब समझ रहे कि जब भी होगा इसका पीएच मान 7 से ऊपर ही होगा, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7 कितना हो जाता है, 7.3 हो जाता है इसका पीएच मान। ठीक है, तो ये सारी बातें आप सबको समझ में आ गई। तो शुक्राशय क्या है, इसकी टॉपिक में हमने कितना पॉइंट बताया, 7 पॉइंट आपको बता दिया। 7 पॉइंट को आप ध्यान से सुन लीजिए। शुक्राशय में 7 पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या बताएंगे, शुक्राचार्य होता है यह एक पुरुषों में एक जोड़ी पाया जाता है, अर्थात संख्या में कितने होते हैं, तो संख्या में ये 2 होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे कि शुक्राशय होता है ये पुरुषों में शुक्रवाहिनी का क्या करता है, तो शुक्राशय पुरुषों में शुक्रवाहिनी का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे, जो शुक्राशय होता है शुक्राशय में क्या होता है, तो सेमिनल फ्लूइड पाया जाता है। सेमिनल फ्लूइड नामक तरल पदार्थ पाया जाता है। उसके बाद ये जो वीर का कितना % भाग होता है, तो यह वीर का लगभग 60 से 70% क्या होता है, भाग होता है। उसके बाद बता देंगे कि ये किस प्रकृति का होता है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, किस प्रकृति का, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है। उसके बाद ये क्या होता है, तो यह एक लसलसा एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 होता है। ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई। तो मैं आगे बात करूँगा किसकी, पुरुष ग्रंथि की। ठीक है, तो आप लोग इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं हेडिंग बनाऊँ पुरुष ग्रंथि। चलिए हो गया पुरुष, तो अगली हेडिंग बनाएंगे आप लोग क्या चीज़, पुरुष ग्रंथि हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर दूं और आप लोग वीडियो को ना अधिक से अधिक शेयर किया करिए। ठीक है, और जितना भी मतलब वीडियो के अंतर्गत मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उसका कमेंट करके हमें बताते भी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो इसलिए जो है कि ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है तो आपको आ रहा है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, क्या हेडिंग बनाएंगे, पुरुष ग्रंथि। चलिए हेडिंग बना लीजिए, पुरुष ग्रंथि जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर आप सबको पता है तो मैं कमेंट करके बताएं। पुरुष ग्रंथि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुष ग्रंथि। हेडिंग बना लीजिए, क्या चीज़, पुरुष ग्रंथि। जैसे ही मैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म करके उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद मैं कम से कम 50 प्रश्न, ठीक है, 50 प्रश्न आपको लेकर आऊँगा टेस्ट, वो भी लाइव टेस्ट होगा। तो सभी लोग क्लासेस को अच्छे से देखिए, जो है कि नोट्स बनाते चलिए, उसको तैयारी करते चलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ वो आपके सब का सब क्वेश्चन होगा वो सब का सब बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी क्लास में आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं इन सब का नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और नोट्स बना करके उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और टेस्ट में जब भी आपका टेस्ट होगा तो लाइव टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हो सकता है कि संडे को मैं टेस्ट लूँ, हो सकता है, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, पुरुष ग्रंथि। पुरुष ग्रंथि क्या होता है, यह संख्या में कितना होता है, तो यह संख्या में 1 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये संख्या में जो होता है ये संख्या में 1 होता है और ये मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। 2 बातें इसकी समझ में आ जानी चाहिए। पहला क्या है, यह जो होता है ये संख्या में कितना होता है, तो ये संख्या में 1 होता है, जो किसके नीचे, जो मूत्राशय के नीचे क्या होता है, जो मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। ठीक है, और क्लासेस में अगर आप लोग को ज़रा से भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, कभी कभी होता है कि मैं पढ़ाने की धुन में क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ा देता हूँ, और आई होप कि मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ जा रहा होगा, इसलिए मैं बहुत स्पीडली पढ़ा देता हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड पढ़ाता हूँ तो अब मैं उसको स्लो भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मैं ठीक, जो मेरी पढ़ाने का जो स्पीड है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ठीक है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, वरना मैं स्लो हो जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें मैंने दो बातें क्या बताया कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है यह, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या जो होती है एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। और यह किसके नीचे पाया जाता है, तो ये शुक्राशय के नीचे क्या होता है, तो ये शुक्राशय के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे? सॉरी, मूत्राशय के नीचे क्या होता है, तो ये मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। बात सभी को समझ में आ गया, किसके नीचे? मूत्राशय के नीचे क्या होता है, पाया जाता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसमें 2 पॉइंट पहले नोट कर दूँ कि ये क्या होता है, तो यह संख्या में कितने होते हैं, तो यह संख्या में एक होते हैं। यह संख्या में एक होते हैं। कितने होते हैं, तो यह संख्या में एक होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बता देंगे इसमें, यह किसके, यह मूत्राशय के नीचे क्या होता है, तो यह मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। किसके? यह मूत्राशय के नीचे क्या होता है, यह मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि अभी क्लासेस जो है कि 15 से 20 मिनट के बीच में क्लासेस चल रही है, बट आने वाले कुछ ही 2-3-4 दिनों के बाद ये क्लासेस जो है कि आपका मैक्सिमम 50 से 1 घंटा के बीच में रहेगी, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए क्लास हमें थोड़ा सा क्या होगा, बहुत लंबा लेना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ, लेकिन आने के बाद मतलब 2-3 दिन के बाद मैं क्या करूँगा, 1-1 घंटे का लंबा जो है कि क्लास लूँगा, जिससे आपका सिलेबस जो है कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, ख़त्म हो जाए। आपका परीक्षा हाफिल एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। तो ये बातें सभी को समझ में आ गई कि ये संख्या में कितने होते हैं, तो संख्या में एक जोड़ी होते, सॉरी संख्या में एक होते हैं। और ये मूत्राशय के नीचे क्या होता है, तो ये मूत्राशय के नीचे पाया जाता है, ठीक है। किसके नीचे पाया जाता है, तो ये मूत्राशय के नीचे क्या होता है, पाया जाता है। अब उसके बाद इसमें तीसरी पॉइंट बताया है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, तो इनमें भी एक तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इसमें पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनमें तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। तो ये बातें सभी को समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो इसमें क्या बताएंगे, यह जो होता है यह दूधिया रंग का होता है। मतलब ये जो प्रोस्टेट फ्लूइड होता है ये किस रंग का होता है, तो ये जो होता है ये दूधिया रंग का होता है। तो यहाँ पॉइंट में नोट कर दूँ, यह दूधिया रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो दूधिया रंग का होता है। चलिए पहले 4 पॉइंट को हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले देखिए, इसमें आप रीडिंग क्या बना है, पुरुष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अभी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसमें बताएंगे क्या कि जो यह जो होता है ये संख्या में कितना होता है, यह संख्या में एक होता है। यह संख्या में एक होता है जो मूत्राशय के नीचे, किसके नीचे, तो मूत्राशय के नीचे क्या होता है, तो ये मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। उसके बाद बताएंगे इसमें क्या पाया, तो इसमें एक तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं। और ये जो होता है ये किस रंग का होता है, तो ये जो होता है ये दूधिया रंग का होता है। तो ये 4 बातें आप सभी को याद भी हो गया होगा और 4 बातें आप समझ भी गए होंगे। तो ये किस रंग का होता है, तो ये दूधिया रंग का क्या होता है, तो ये दूधिया रंग का होता है। उसके बाद ये जो होता है ये किस प्रकृति का होता है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। पॉइंट नंबर 5, ये किस प्रकृति का होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद इसमें हम एक पॉइंट और बताएंगे, यह वीर का कितना % भाग होता है, तो यह जो होता है यह वीर का 30% भाग होता है, ठीक है। यह वीर का 30% क्या होता है, तो 30% भाग होता है।
बातें सभी को समझ में आ गई होगी कि अब तक हम लोगों ने देखा कि सहायक लैंगिक अंग जो है इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला सहायक ग्रंथि, दूसरा सहायक नलिका। ठीक है, तो सहायक ग्रंथि में 3 होते हैं, एक शुक्राशय होता है, पुरोस्थ ग्रंथि और काउपर की ग्रंथि। तो शुक्राशय और पुरोस्थ ये दोनों ग्रंथि आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, काउपर की ग्रंथि की। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगली हेडिंग हम लोगों का क्या हो जाएगा, काउपर की ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, काउपर की ग्रंथि। चलिए अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, काउपर की ग्रंथि। काउपर की जो ग्रंथि होती है ये आपका ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम बात करेंगे सहायक नलिका की। तो हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, काउपर की ग्रंथि। ठीक है, तीसरा काउपर ग्रंथि। अब काउपर ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो काउपर ग्रंथि इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स, काउपर ग्लैंड्स। देखिए मार्कर में इंक नहीं है, चल नहीं रहा है, फिर भी जब क्लास लेने आते तो याद रहता है कि नहीं मार्कर में इंक है कि नहीं है, वैसे तो याद ही नहीं रहता है। अब वीडियो बनाना है, लेक्चर यहाँ बनाना है, तो पता चला मार्कर में इंक ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को दिख रहा होगा हल्का फुल्का। और क्या कहिए, आप सुन करके लिख लीजिएगा, कल मैं इसको अच्छे से जो है कि लिखूँगा। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए काउपर की ग्रंथि। तो काउपर की ग्रंथि को इंग्लिश में काउपर्स ग्लैंड बोला जाता है, और ये जो काउपर की ग्रंथि होती है ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्पेसिफिक। अब काउपर की ग्रंथि जो होता है ये क्या होता है, एक जोड़ी पाया जाता है। कितने, यह जो होता है यह एक जोड़ी पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बताएंगे कि जो काउपर ग्लैंड्स होता है यह कितने जोड़ी पाए जाते हैं, तो यह एक जोड़ी पाए जाते हैं। जो संख्या में कितने होंगे, तो संख्या में 2 होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही लिख देंगे, यह एक क्या होता है, तो यह एक जोड़ी होती है जो संख्या में कितने, जो संख्या में 2 होते हैं। बातें सभी को समझ में आ गया है। यह कितना होता है, तो यह एक जोड़ी पाए जाते हैं जो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। यह मूत्र मार्ग के पार्श्व में, यानी जो मूत्र मार्ग होता है उसके पीछे और क्या होता है, स्थित होता है। यह मूत्र मार्ग के पार्श्व में क्या होता है, तो यह मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होता है। दूसरा पॉइंट ये कहाँ होता है, यह मूत्र मार्ग के पार्श्व में स्थित होता है। कहाँ, तो यह मूत्रमार्ग के पार्श्व में क्या होता है, तो यह मूत्रमार्ग के पार्श्व में स्थित होता है। ठीक है, और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बताए, इससे निकलने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वो चिपचिपा, लसलसा और पारदर्शी होते हैं। मतलब इससे भी तरल पदार्थ निकलता है, वो जो तरल यानी इसमें जो पाए जाने वाला तरल चिपचिपा पदार्थ होता है वो लसलसा भी होता है और कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट क्या बताएंगे, इससे निकलने वाले पदार्थ चिपचिपा लसलसा, इससे निकलने वाले तरल पदार्थ चिपचिपा, लसलसा तथा पारदर्शी होता है। ठीक है, तो कितनी पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, काउपर ये जो ग्रंथि होती ही है कितना जोड़ी पाया जाता है, ये एक जोड़ी पाया जाता है, और संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मूत्रमार्ग के पार्श्व में क्या होता है, स्थित होता है। इससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है वो तरल होता है, चिपचिपा, लसलसा और क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें बता दें ये किस प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये किस प्रकृति का होता है, तो चौथा पॉइंट बताएंगे, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। किसका, तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। 5वां इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7 कितना होता है, 2 होता है। इसका पीएच मान 7.2 होता है। ठीक है, उसके बाद 6वां पॉइंट क्या बताएंगे, 6वां पॉइंट है, यह मूत्रमार्ग को क्या करता है, अम्लीयता को समाप्त कर देता है। यह मूत्र मार्ग के अम्लीयता को क्या करता है, तो यह मूत्र मार्ग के अम्लीयता को दूर करता है।
ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होता है ये किस प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय प्रकृति होने का कि मूत्रमार्ग में जो अम्लीयता होता है ये मूत्रमार्ग के अम्लीयता को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो ये बात रही किसकी, काउपर ग्रंथि की और शुक्राशय की, पुरुष ग्रंथि की। अब हम अगले दिन की क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे सहायक नलिका। सहायक नलिका में जितने भी आने वाले लैंगिक अंग है, यानी जितने भी इसमें सेक्स ऑर्गन है, इन सभी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लासेस में इसको डिस्कशन करते हैं। और आप सब इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देख करके इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। तो सभी लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे लेक्चर्स को जो है कि शेयर किया करिए जो है कि, ठीक है। मिलेंगे अगले दिन क्लास में। थैंक यू।